दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम कृषि जगत से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा होती है। तो इस सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। जी हाँ, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा रबी फसलों में पाले से बचाव और इसके साथ ही मशरूम की खेती। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इन विषयों पर आप जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि इस पर कॉल करने में आपको किसी तरह का पैसा नहीं लगना है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि आप हमें ईमेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। ईमेल जब भी भेजें तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान जरूर लिखें। और आइए अब हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर VP शर्मा, निदेशक, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर कपिला शेखावत, इस मौसम में रबी फसलों के दौरान अक्सर हम सुनते हैं कि पाले की वजह से फसल को नुकसान हो गया। तो सबसे पहले तो हम समझना ही यही चाहेंगे आपसे कि ये पाला होता क्या है। हाँ, देखिए मोनालिसा जी, जो एक प्रकार का अजैविक तनाव है जिसे हम पाला कहते हैं, इसमें जब अक्सर जनवरी के महीने में तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। यूं तो रबी की फसलें कम तापमान के प्रति प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन तापमान मान लीजिए अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होने लगे या शून्य के आसपास जब आ जाता है तो पौधों में भी की कोशिकाओं में भी पानी होता है। वो पानी जो है जम जाता है, इसके कारण कोशिकाएं फट जाती हैं। तो जो क्लोरोफिल या हरित जो इसमें लवक है वो खत्म हो जाता है। वो जो प्लांट के जो पार्ट सबसे अफेक्टेड है वो एकदम डेड हो जाता है, उसकी ग्रोथ आगे रुक जाती है। उसको हम बोलते हैं पाला पड़ना। बिल्कुल, यानी कि इस पाले से फसलों को कई बार नुकसान हो जाता है। ऐसे में पाले से बचाव आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खेतों में लगी रबी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पाले से होता है। पाला, जिसे हम शीतलहर भी कहते हैं, सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी के बीच पाला लगने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। रात का समय जब 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे तो फसल को उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन हवा चलना बंद हो जाए तो पाले की संभावनाएं बढ़ जाती है। पाले के कारण पौधों की पत्तियां और फूल झुलसे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अधपके फल सिकुड़ जाते हैं। फलियों और बालियों में दाने नहीं बनते, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। नुकसान को कम करने के लिए नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढक दे, जिससे प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। लेकिन पौधों का दक्षिणी व पूर्वी भाग खुला रखें ताकि पौधों को सुबह व दोपहर में धूप मिलती रहे।
वहीं खेतों में लगी फसल में हल्की सिंचाई करके जमीन का तापमान 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही घास की पुआल का उपयोग करने से भी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने की क्रिया खासकर रात में होती है। पाले की आशंका को भांपकर उचित कदम उठाने चाहिए। किसान इस समय मौसम की निगरानी रखे। जिस दिन विशेष ठंड हो, शाम को हवा चलना लगभग रुक जाए, रात में आकाश साफ हो और आर्द्रता कम हो तो उस रात पाला पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। ऐसी स्थिति में किसान कृषि विशेषज्ञ द्वारा सुझाए उपाय अपनाकर अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मशरूम की खेती के बारे में जानते हैं। डॉक्टर शर्मा, जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो, इसके लिए लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कृषि के जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनसे भी किसान जुड़े हैं, उन्हें भी अपनाए खेती के साथ साथ। तो ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो मशरूम की खेती है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही वाजिब प्रश्न पहले ही कि मशरूम की खेती किस तरह किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सक्षम है। जी, वो कुछ एक जो विशेषता है मशरूम की खेती, मैं उस पर सीधा आता हूँ कि मशरूम की खेती नंबर 1 तो खेती बिन खेत के, यानी कि मशरूम की खेती के लिए बहुत ही कम जमीन की जरूरत पड़ती है। जी। दूसरा, मशरूम की खेती का विशेष कोई सीजन नहीं होता कि इसी ही सीजन में मशरूम की खेती, जैसे दूसरी फसलों में हम लगाते हैं, एक विशेष परिस्थिति में ही हम उसको, विशेष मौसम में ही मशरूम दूसरी फसलों की खेती होती है। लेकिन मशरूम की खेती के लिए कोई ऐसा कोई मौसम विशेष नहीं है, क्योंकि कई तरह के मशरूम, लगभग 42 तरह के मशरूम हैं जिनकी खेती कमर्शियली हो रही है। हालांकि भारतवर्ष में हम 6 मशरूम की खेती करते हैं। कुछ मशरूम ऐसे जिनको हम सर्दियों के मौसम में ग्रो करते हैं, कुछ गर्मियों में ग्रो करते हैं, कुछ बरसात में हम उनकी खेती करते हैं। तो इस तरह से कोई सीजन, विशेष सीजन इसके लिए महत्व रखता। तीसरा, जो भी समय आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम काम करना पड़ेगा, शाम को काम करना पड़ेगा, वो भी इसमें कोई विशेष महत्व नहीं। जब भी आपको समय मिलता है तो आप मशरूम की खेती का जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि बेहद ही आसानी से मशरूम की खेती की जा सकती है, किसी भी मौसम में की जा सकती है। और अगर जमीन की कमी है आपके पास, तब भी आप मशरूम की खेती कर अच्छा आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो किस तरह से मशरूम की खेती करें जिससे आपको सफलता हासिल हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में मशरूम की व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय है। इसकी खेती के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। इस हिसाब से सर्दियों का समय मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है। और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख का बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में पहला कदम रखने वाले युवाओं को सबसे जरूरी है प्रशिक्षण। मात्र 2 या 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर पराली या गेहूं के भूसे में ऑयस्टर मशरूम उगाया जाता है। वहीं बटन मशरूम के लिए विशेष प्रकार की खाद तैयार की जाती है, जिसे मल्टी लेयर ट्रे में लगाया जाता है। जहाँ तो मशरूम की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विषय से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम में आइए एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं जो हमें भेजा है हरिशंकर कुमावत जी ने। इनका सवाल ये है कि टमाटर की फसल को सर्दी से कैसे बचाएं और पाले से कैसे बचाएं। तो डॉक्टर शेखावत, आप क्या सुझाव देंगे? मोनालिसा जी, जैसे हमने बात की कि रबी ऋतु में जितनी भी फसलें हैं वो कम तापमान ज्यादातर सह लेती हैं। जैसे अगर अपन फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, जौ,
गाजर, चकुंदर, ये जो फसलें हैं अपेक्षाकृत पाले के प्रति कम सेंसिटिव हैं। लेकिन जैसे आपने फलों और सब्जियों की बात की, मान लीजिए कि टमाटर की ये बात कर रहे हैं, तो ये जो फसलें हैं ये बहुत ही ज्यादा पाले के प्रति जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, अभी अगर खुले खेत में अगर फसल है तो आप एक हल्की सिंचाई कर दें और आप पाले का आभास आप लगा सकते हैं। आप आजकल हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग भी बहुत सटीक होती है, जिसमें भी आप पाले का एक संभावना हमको पहले से ही बता दी जाती है। तो यदि समझ में आए कि भाई आज रात को या अगले दिन पाला पड़ने वाला है, तो उससे पहले आप एक हल्की सिंचाई खेत में कर दें। और अगर पूरे खेत में सिंचाई की आवश्यकता ना भी हो और पानी की उपलब्धता भी ना हो, तो आप जो चैनल्स या जो आप साइड में नालियां बनाते हैं उसमें पानी भर के रख दें, तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती रहती है और खेत में पानी का जो है वो ज्यादा मतलब तापमान बहुत अधिक कम नहीं होता। अगर आपकी छोटी अवस्था में है तो आप थैचिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बाजरे का पुआल बचा है या धान का पुआल है, उससे आप अपनी फसल को ढक सकते हैं। और क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स हैं तो उसमें आप एक ग्रीन नेट, हम कहते हैं कि जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि उत्तरी और पश्चिमी दिशा से ही ठंडी हवाएं आती है, तो उधर एक परमानेंट ग्रीन नेट आप लगा सकते हैं और पौधे का दक्षिणी और पूर्वी भाग खुला रखें ताकि धूप आती रहे और ठंडी हवाओं का निकास होता रहे। बिल्कुल। तो हरिशंकर जी, आपने जान लिया कि आपकी जो टमाटर की फसल है उसे आप पाले से कैसे बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला ईमेल लेते हैं जो भेजा है शिव शंकर जी ने गोंडा उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल यह है कि गर्मियों में मशरूम की खेती किस प्रकार कर सकते हैं और कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं। तो डॉक्टर शर्मा, क्या बताना चाहेंगे आप, गर्मियों में कौन सी प्रजाति का मशरूम ले? जिनकी खेती भारतवर्ष में एक व्यावसायिक स्तर पे होती है, जिसमें हम सबसे पहले वेस्टर्न मशरूम, जिसे ढींगरी मशरूम भी कहते हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं और उनकी खेती हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री के तापमान तक कर सकते हैं। और साथ में ही मिल्की मशरूम, जो दुधिया मशरूम है, दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय मशरूम है, उसकी खेती भी हम गर्मियों के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक पुआल मशरूम है, पेडिस्ट्रॉ मशरूम, उसकी खेती भी गर्मियों के मौसम में कर सकते हैं। तो किस मशरूम की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, उसको थोड़ा देखते हुए किसी भी मशरूम का 3 में से चयन हम कर सकते हैं और बड़े आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। डीआर बामनिया जी जोधपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी मैडम, मेरे को ये बताएं आप कि जो अलसी का अभी अलसी की फ्लावरिंग होने लगी है, तो उसको पाले से कैसे बचा जा सकता है? जी देखिए, जो फसलें, जो हम कई फसलों के बारे में हमने बात की, इसमें फसल की अवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस परिस्थिति में फ्लावरिंग या जैसे फूल आना शुरू हो जाता है या दाना भरना, ये 2 सबसे सेंसिटिव स्टेजेस हैं। तो इसमें आपको एक समेकित प्रबंधन करने की जरूरत है। और क्योंकि तापमान इस समय ज्यादातर कम होता ही है, आप जोधपुर से बोल रहे हैं, वहां भी तापमान जो है रात के समय या शाम को बहुत ज्यादा इसमें कम होता है, ये देखा गया है। तो आप ये अनुमान लगाइए कि शाम को 3 बजे के बाद में एकदम तापमान में तीव्र गिरावट होती है। मान लीजिए आसमान एकदम साफ होता है, उस समय जो है उस रात पाला पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो हमने पहले भी चर्चा की, आप एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं। पौधे के अंदर आप शुरुआत से ही फसल में अपने आप समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का बहुत ध्यान रखें। ज्यादातर किसान भाई नाइट्रोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और फास्फोरस और पोटेशियम को ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे आप अलसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर क्षेत्रों में करीब 40 किलोग्राम पोटेशियम जो है संस्तुतित है, तो वो आप बुआई के समय इसमें जरूर डालें। इससे पौधे में सभी रोगों के प्रति और सभी अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधकता आती है। और जैसे हमने बात बताई थी कि आप नालियों में या साइड्स में आप सिंचाई कर सकते हैं। जिस समय आपको लगे कि रात को पाला पड़ गया है और फसलों को नुकसान है, तो सुबह एक हल्की सिंचाई कर दें, फवारा विधि से करें, जिससे जो बर्फ के जो जम जाती है बर्फ की परत पौधों पे, वो निकल जाए। आपको ये लगता है कि फसल में बहुत नुकसान हो गया है, पाले के लक्षण हमने शुरू में भी बताए, जो आपका वृद्धि का जो पॉइंट है वो गल जाता है, तो आप इसके अंदर नुकसान के बाद में भी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो जॉइंट मिक्सचर आता है, वो आप एक बार स्प्रे करें जब आसमान खुला हो। तो अगर कुछ नुकसान भी हुआ है तो उससे भी कुछ हद तक इससे इसकी भरपाई हो सकती है। जी बिल्कुल। तो बामनिया जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक ईमेल शामिल करते हैं। इस ईमेल में नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन KCNC नाम इन्होंने लिखा है और साथ ही गुजरात अमरेली से हैं। इनका सवाल ये है कि मशरूम के बीज कहाँ से मिलेंगे। मशरूम की खेती करना चाहते हैं लेकिन हमें बीज नहीं मिलता। तो डॉक्टर शर्मा, मशरूम के बीज कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं?
अगर तो कुछ पता लगे कि ये कहाँ से हैं तो मुझे गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, अमरेली गुजरात। गुजरात से जी। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के हमारे 32 अखिल भारतीय समन्वित खुम्ब अनुसंधान परियोजना के केंद्र भी हैं। जी जी। और गुजरात में हमारा एक बड़नगर में एक दांतियावाड़ा में हमारा एक स्टेशन है जहां से हमको बीज मिल सकता है। और वैसे जो जितने भी स्टेशन जैसे हमारा संस्थान खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में स्थित है, यहाँ से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ प्रावधान कुछ पोस्ट से कोरियर से भेजने का भी हमारे पास है। उसके लिए एक पत्र हमें लिखें, किस मशरूम का बीज चाहिए, किस तिथि को बीज चाहिए, तो उसका पूरा ब्यौरा हमें दे दें। और बुकिंग कराने के कम से कम 30 दिन पहले इनको ये बुकिंग करवाना पड़ेगा हमें। और वैसे ही दांतियावाड़ा में जो हमारा एक केंद्र है, हमारा जो वेबसाइट है dmrsolan.icr.gov.in, इस साइट पे जाकर के ये पूरा ब्यौरा उन सभी केंद्रों का ले सकते हैं और किसी भी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही कुछ प्राइवेट स्पॉन लेबोरेटरी जो बीज देती हैं, उनका ब्यौरा भी हमारा उस वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। तो वहां पे देख करके उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिए गए हैं, तो वहां पे संपर्क करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल गेहूं को लेकर था कि क्या टेम्परेचर अगर 2-3 तक पहुंच जाता है तो क्या गेहूं को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ने लगे तो फिर गेहूं में भी तो नुकसान हो सकता है क्या गेहूं में। और दूसरा सवाल ये था कि मसूर में पाले से बचाव के लिए गंधक का छिड़काव किया जाता है, तो वो मात्रा कितनी होनी चाहिए और कैसे छिड़काव करना है? जी, आपने गेहूं की बात की। गेहूं अपेक्षाकृत इसके लिए कम सेंसिटिव है, मतलब कम संवेदनशील है। देखिए गेहूं की बुआई करते हैं हम 15 नवंबर के आसपास, और हमने शुरू में भी बताया कि पाले के लिए जो सबसे सेंसिटिव स्टेज है वो फ्लावरिंग या फिर दाना भरना। तो आप देखेंगे जनवरी के बाद में पाला पड़ने की संभावना ज्यादातर मतलब शून्य हो जाती है। तो इस समय जो है आपकी गेहूं की फसल इस अवस्था में नहीं है कि ना तो फ्लावरिंग है और ना ग्रेन फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी जो वेजिटेटिव फेज है उसके अंदर या जो हम बोलते हैं उसमें भी इसमें थोड़ा सा नुकसान देखा गया है, लेकिन इतना अधिक नुकसान नहीं होता। इस समय टिलरिंग की स्टेज में है गेहूं की फसल, और इस गेहूं की टिलरिंग या जो कल्ले फूटना हम बोलते हैं, इस समय अगर तापमान जितना कम हो उतना अच्छा है। 0 से 4 डिग्री तक भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी मान लीजिए पहले की प्लांटिंग है या इस टाइप से, तो आप एक हल्की सिंचाई कर दें। और दूसरा प्रश्न इनका किस बारे में था? मैं एक तो इन्होंने बताया था कि गेहूं सरसों की अपेक्षाकृत पाले के प्रति मतलब ज्यादा संवेदनशील नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और गंधक के अम्ल का, हाँ जी, इन्होंने गंधक के अम्ल, गंधक में देखिए सल्फर एक कंपाउंड है जिसके कारण हम गंधक के अम्ल को इसके लिए संसूचित करते हैं। पाले की अगर संभावना हो और फसलों में पाले का नुकसान होने की, तो आप 0.1% का जो आपका जो कमर्शियल गंधक का अम्ल है उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में इसके विकल्प के रूप में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी। जैसे थायो यूरिया आपने सुना होगा, थायो यूरिया में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की अच्छी मात्रा होती है। उसका 0.1% घोल अगर आप छिड़कते हैं तो गंधक के अम्ल से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे देखे गए हैं। मोटा मोटी बात करें तो 500 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करें तो इससे पाले से नुकसान से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। और आइए अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मशरूम की खेती और पाले से फसल के बचाव के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप हमें हेलो किसान 2015@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल में अपना सवाल भेजने के साथ ही अपना नाम और स्थान जरूर लिखें। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वीपी शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि मशरूम की खेती जो किसान शुरू करना चाहते हैं वो कहाँ से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं? जो कुंभ अनुसंधान कुंभ की खेती की बात है तो उसके लिए निश्चित तौर पे प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, क्योंकि जो मशरूम की खेती है एक टेक्निकल जॉब है थोड़ा, तो उसके लिए कुंभ अनुसंधान निदेशालय समय समय पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाता रहता है। साथ में जैसे मैंने बताया कि हमारे 26 राज्यों में जो अखिल भारतीय समन्वित कुंभ अनुसंधान परियोजना के केंद्र हैं और लगभग हर राज्य में हमारा केंद्र है, वहां पे भी समय समय पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाए जाते हैं। और हमारा जो इन जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं इसका ब्यौरा हमारा वेबसाइट पे पर दिया होता है, जो मैंने फिर रिपीट कर सकता हूँ, dmrsolan.icr.gov.in। इसको विजिट करते रहें और अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, किसानों के लिए और कुछ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जैसे विशेष कंपोनेंट जो आजकल हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए गए हैं, जैसे एससी कंपोनेंट के लिए कुछ हम अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अलग से कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिन से लेकर 7 दिन का होता है, कुछ 2 दिन के भी होते हैं। और अगर कोई विशेष फसल के ऊपर, जैसे कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी मशरूम है या गैनोडर्मा कृषि मशरूम की खेती है, स्टाकिया मशरूम की खेती है, या बीज पैदा करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें, उसके लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम समय समय पे लगभग हर महीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन उसका ब्यौरा हमारे वेबसाइट पे होता है, उस पर वो जाते देखते रहे उसके और सारा ब्यौरा देख करके वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंभ की खेती करने से पहले निश्चित तौर पर प्रशिक्षण जो प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल खेती कर सकते हैं। जी हाँ, तो तमाम जानकारियां होगी तभी व्यवसाय में सफलता हासिल करना आसान हो जाता है, वरना नुकसान की आशंका रहती है। बहरहाल आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल करते हैं। मांगू सिंह जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मांगू सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। सर हमारे जीरा बोए हुए हैं, जीरे में तो ठंडक बहुत पड़ रही है। ठीक है, फसल कौन सी ली है आपने? जीरे में जीरा बोया हुआ है। हाँ जीरा, जी उसमें ठंडक बहुत पड़ रही है, क्या स्प्रे करना है क्या नहीं करना है वो बताओ सर मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जीरा, धनिया, सौंफ, ये जितनी भी पानी के आसपास में, ये हम इनको सीड स्पाइसेस कहते हैं, इनका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत वृहद, और ये बहुत सेंसिटिव भी है। इसमें देखा गया है पाले से करीब 40% तक भी इसमें नुकसान देखा गया है। कई लोकगीत है राजस्थान के जो कहते हैं कि जीरा मत लगाओ, ठंड पड़ने से ये हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है और वो जो जिस एरिया से आप है वहाँ इनकी खेती होती भी है। तो इसमें देखिए आपने कुछ स्प्रेस के बारे में बात की, हमने हमारे पहले सेगमेंट में भी बात की थी कि कुछ ऐसे वृद्धि कारक हैं हमारे पास में, क्योंकि आप हमेशा से ये फसलें लेते आए हैं, तो इन आप देखते हैं कि मतलब वर्ष में किस समय, जनवरी के किस समय के आसपास इसमें जो है पाले की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो उस समय आप कुछ वृद्धि कारक हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं साइकोसेल नाम का एक वृद्धि कारक है, या नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड है, NAA जिसको बोलते हैं, और जिब्रेलिक एसिड। इनमें से आपको जो भी वृद्धि कारक मिल जाए, इसकी 0.3% मात्रा को आप पानी में घोल करके आप अगर फसल में जिस दिन मौसम खुला हो, साफ हो, उस दिन आप छिड़क देते हैं तो प्लांट में एक रोबस्टनेस आती है, एक मजबूती आती है, जिससे पाले का नुकसान कम होता है। एक और एक सल्फर युक्त जितने भी आपके हैं वो एक तो आपको बीमारियों से बचाते हैं, फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां हैं, और ये इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि आप नॉर्मल सल्फर का 3% घोल या 3 किलोग्राम प्रति मतलब उसमें लीटर में पानी में घोल बनाकर भी आप छिड़क सकते हैं। उसके अलावा एक डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DSMO बोलते हैं हम, उसका 0.2% अगर आप छिड़क देते हैं तो पौधे में अपने आप एक इनबिल्ट या जो एक थोड़ी मजबूती मिलती है, जिससे पाले का नुकसान को कम किया जा सकता है। पाले पड़ने की जब सबसे अधिक संभावना हो, एक हल्की सिंचाई, इसमें जीरा में वैसे भी हम कम सिंचाई लगाते हैं, आसपास की नालियों में आप कर दें और निराई गुड़ाई ना करें। ठोस मिट्टी से ऊष्मा उत्सर्जन अच्छा होता है और पाले का प्रभाव कम देखा गया है।
जी बिल्कुल। तो मांगू सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किस तरह से आप जीरे की फसल को स्वस्थ रख सकते हैं इस सर्दी के मौसम में, ये आपने जान लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल भेजा है इंस्टाग्राम के जरिए अमित जी ने मुजफ्फरपुर बिहार से, और इनका सवाल ये है कि मशरूम के बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बीज होते हैं ये कहाँ, इसका जो आधार होता है वो किस तरह का होता है मशरूम के लिए, ये भी हमें जरा बताएं। जी, जैसे बिहार से हैं तो बिहार में हमारा एक वहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर में, जी जी, वहाँ पे केंद्र है, वहाँ से मशरूम का बीज प्राप्त करते हैं। साथ में ही कई प्राइवेट लेबोरेटरीज भी स्थित हैं बिहार में जो कि मशरूम का बीज उपलब्ध कराती हैं, जिसका ब्यौरा निश्चित तौर पे जो अपने सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे होगा तो वहाँ से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जी। जहाँ तक बीज का जो आधार की बात है तो ज्यादातर जो बीज जो बनता है मशरूम का, क्योंकि मशरूम का जो जाला होता है बेसिकली वही मशरूम का बीज होता है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए उसको हम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ज्यादातर हम व्हीट ग्रेन जो गेहूं होती है उसको उबालते हैं, उसमें कुछ कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट 2% और 0.05% के हिसाब से मिलाते हैं और उसको मिक्स करते हैं, इनको बॉटल्स में भरते हैं, ऑटोक्लेव में स्प्लाइस करते हैं। स्प्लाइस करने के बाद इसमें कुछ जैसे दही जमाने के लिए जामुन लगाते हैं दूध में, वैसे कुछ पुराना बीज उसमें मिलाते हैं जिसको मास्टर कल्चर बोलते हैं। इसको फिर विशेष परिस्थितियों में एक इंक्यूबेशन करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लगभग 15 दिन के बाद जो है बीज बन जाता है। जब हर गेहूं का दाना उसके ऊपर बीज और जाला फंगस का फैल जाता है तो वो बीज जो है तैयार होता है प्रयोग करने के लिए। और अलग अलग मशरूम में इसका अलग अलग रेट, कितना इसकी बिजाई की जाए वो डिपेंड करता है। जैसे बटन मशरूम है तो लगभग 1 क्विंटल खाद में, यानी कि 100 किलो खाद में जिसके कि 10 से 1 बैग बनते हैं, उसमें आधा किलो बीज से लेके 500 ग्राम से लेके लगभग 700 ग्राम तक बीज डाला जाता है और पर्याप्त होता है। अगर कोई मिल्की मशरूम की बात हो तो लगभग 3 किलो तक बीज लगेगा उसमें उसी सबस्ट्रेट के लिए, और अगर ढिंगरी की फसल है तो उसमें भी लगभग 3-4 किलो का बीज उसमें डालना पड़ेगा। तो जैसे जो फसल है उसके हिसाब से बीज का चयन होता है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। अमरेंद्र कुमार जी लखीसराय बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, हमारे वो वैज्ञानिक महोदय से सवाल है कि हमने चना बोया, मसूर बोया और तीसी भी, जिसको अलसी बोलते हैं आप लोग जी, तो इन तीनों में हमने नीचे में कोई प्रबंधन नहीं किया पोषकता का, न डीएपी, यूरिया, पोटास, कुछ भी नहीं, उसमें हम सक्षम नहीं थे, तो ग्रोथ बेहतर नहीं है। और चने में जो हमने हल्की सिंचाई दी है तो वो लाल पीलापन लाल पर उसका हो रहा है, तो क्या हम ऊपर से डीएपी या एनपीके पोषक तत्व डाल के स्प्रे के द्वारा हम वही ग्रोथ ला सकते हैं जो जड़ में दिया जाता है बोने के समय, उसका मेकअप कर सकते हैं जी। और जी अमरेंद्र जी, मशरूम पर कि मशरूम का मार्केटिंग कहाँ करें, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हम लोगों को दी जा रही है। जी, मशरूम से जुड़ा सवाल हम नहीं समझ पाए, एक बार कृपया दोहरा दें। मशरूम का केवल मार्केटिंग हम लोग को, जैसे लखीसराय जिला में आता है बिहार से, तो हम लोग की तरफ बहुत उसका डिमांड वैसा है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आपने शुरुआत में खुद ही अपने उसमें बताया कि आप शुरुआत में पोषक तत्व प्रबंधन नहीं कर पाए। देखिए कि हमारे पौधे के उत्तम बढ़वार के लिए करीब 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा आजकल बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी हम बात करते हैं। जितनी भी आपने फसलें ली है, अलसी है, चना है, इन सभी के लिए शुरुआत में संस्तुतित मात्राएं होती है। चना या कोई भी दलहन फसल है उसके लिए हम करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 40 किलोग्राम पोटेशियम आपको हम संस्तुतित करते हैं। वो अगर आप शुरुआती अवस्था में नहीं दे पाए और तो आप बाद में दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन आप और नहीं दे सकते। फास्फोरस और पोटेशियम का खड़ी फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। आप खुद ही बता रहे हैं बढ़वार कम है और कमी के लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आप 2% डीएपी का घोल बना सकते हैं, या करीब मोटा मोटी बोले तो 8 से 10 किलोग्राम जो डीएपी है उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल के खड़ी फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। दिन के समय जब मौसम साफ हो और धूप अच्छी निकले उस समय आप एक छिड़काव कर सकते हैं। कुछ हद तक आपकी फसल के अंदर बढ़वार होगी, लेकिन उतनी तो नहीं हो पाएगी जितना आपको शुरुआत में देना चाहिए। तो आइंदा से आप जो भी फसल लें, आखिरी जुताई के समय 1/3 नाइट्रोजन
और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा दे। खड़ी फसल में आवश्यकतानुसार आप दे सकते हैं, जिसके अंदर पर्णीय छिड़काव या जिसको हम फॉलियर स्प्रे कहते हैं, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी दे सकते हैं। आवश्यकता है आप इसमें कमी के लक्षण पहचाने, तो अभी इस समय आप करीब 2% DAP का घोल छिड़के तो आपकी फसल में अच्छी पैदावार हो सकती है। बिल्कुल, तो पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें ये आपने जान लिया अमरेंद्र जी। आइए अब जानते हैं डॉक्टर VP शर्मा से कि मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन बाजार व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इतनी अच्छी मांग नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? मशरूम की खेती में निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा रहता है कंसर्न लोगों का, ग्रोअर्स का, कि मार्केट करने में शुरू में उनको कुछ मुश्किलात आती है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में इसकी खपत नहीं होती है, क्योंकि जो कंजम्पशन है अभी तक भारतवर्ष में काफी कम है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, भारतवर्ष में एक आदमी एक साल में लगभग 225 ग्राम मशरूम खाता है, जबकि चीन में एक आदमी एक साल में लगभग 27 किलो मशरूम खाता है। एक बहुत बड़ा गैप है और लोगों को जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है वो कम है। लेकिन शहरों में, और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 3-4 सालों में मशरूम के उत्पादन में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। ये राज्य लगभग 4 साल पहले 4000 टन पैदा करता था एक साल में, आज ये 30,000 टन से ज्यादा मशरूम पैदा कर रहा है और मार्केट वहां पे है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा जूझना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ पांव मारने पड़ते हैं, मैं ये कहूंगा, और लोगों में थोड़ी सी जागृति फैलानी पड़ती है और धीरे धीरे शहरों को जो नजदीक इनकी मंडी है उसको अप्रोच करना पड़ेगा। और उत्पादन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि किस स्तर पे उत्पादन कर रहे हैं। जैसे अगर बहुत कम स्तर पे कर रहे हैं तो घर घर इनको बेचना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्तर पर घर से तो मंडी पे ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा पे करेंगे अगर तो मंडी वाले खुद इनके पास मशरूम को खरीदने के लिए आएंगे। ये मशरूम का किस स्तर पे उत्पादन कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल, तो अमरेंद्र जी आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए हैं और अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। अनिल कुमार जी चंपावत उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ चंपावत से। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे हम मशरूम की खेती मतलब बोना चाहते हैं तो इसके लिए कोई सब्सिडी वगैरह बीज के लिए मतलब कुछ मिलती है, या फिर कैसे इसकी खेती की जाती है छोटे स्तर पे, या हम उसको बढ़ाना चाहें तो आगे सरकार की ओर से कोई स्कीम चलती है इसके लिए? जी डॉक्टर शर्मा। मशरूम की खेती के लिए देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो तो एक तकनीकी जानकारी, एक टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, रिसर्च कंपोनेंट हम करते हैं, लेकिन अपने राज्य के जो उद्यान विभाग हैं उनसे संपर्क करें और उसमें हर राज्य में एक स्कीम चलती है जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। मशरूम की खाद बनाने के लिए लगभग 20 लाख का प्रोजेक्ट वो देते हैं, और मशरूम का बीज बनाने के लिए 15 लाख का प्रोजेक्ट देते हैं, और मशरूम की खेती के लिए जो भवन बनते हैं, कमरे बनते हैं, उसके लिए भी वो अलग एक प्रोजेक्ट देते हैं, और ये भी 20 लाख का है। तो कुल मिलाकर के कोई एक प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। और अपना इसके लिए क्या चाहिए, नंबर 1 तो प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए किसान को, दूसरे उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए उसकी, जिसको कुंभ अनुसंधान निदेशालय बना करके देता है, प्लस जो भी हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उस राज्य में वो भी इस काम को करती हैं, लेकिन हमसे संपर्क करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और इन तीनों कंपोनेंट के ऊपर चाहे एक लें या सब लें, 40% का अनुदान भारत सरकार देती है। तो उसको लेकर के उद्यान विभाग से संपर्क करें और इन कुछ जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर करके उनसे संपर्क करें, तो निश्चित तौर पे इनको कुछ ना कुछ या बेनिफिट या भारत सरकार से मिल सकता है। बिल्कुल, तो अनिल जी आपने जाना कि किस तरह से आप मशरूम की खेती के लिए सरकार की सहायता ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को जरूर आप अपनाएंगे और इससे आपको फायदा भी होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों में पाले से बचाव और मशरूम की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानना चाहते हैं और या फिर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 या फिर hellokisan2015@gmail.com पर आप मेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल इंस्टाग्राम के जरिए भेजा है चंदन जी ने, जो कि वैशाली बिहार से हैं। इनका सवाल ये है कि मेरा बैंगन 45 दिन का है, पौधा पीला हो रहा है और 10% पौधा सूख रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर कपिला शेखावत, क्या ये लक्षण पाले के असर का लग रहा है? देखना पड़ेगा कि तापमान, और दूसरा ये भी निर्भर करता है कि वो कम तापमान कितने समय तक रहा। जी, और जी। 45 दिन की फसल है आपकी। अब श्रेष्ठ ये रहता है कि सब्जी वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें 60% तक भी नुकसान है, इसलिए बेहतर है कि उनको हम पॉली हाउस में या लो टनल टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं उसी में ही आप इन फसलों को लगाएं। पाले के प्रति संवेदनशील होती है ये, और आप कुछ स्प्रेस कर सकते हैं अगर ये प्रिवेंटिव आप करना चाहें जिससे पाले का असर ना हो। सूखने के कारण कई हो सकते हैं, हो सकता है किसी पोषक तत्व की कमी हो, आपका प्रॉपर जो है आपका इरिगेशन या सिंचाई की आपने ना कर पाए हो, तो ये कई कारण हैं। अगर पाले के लक्षण होंगे तो जो आपकी वृद्धि वाला जो पार्ट है ऊपर का जो है उसमें रॉटिंग होती है, उसमें पीलापन आता है और पीला पड़ने के बाद में वो सफेद और भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये डेफिनेटली आपके पाला या फ्रॉस्ट के सिम्टम्स हैं। उसमें अगर आपके एक सीमित उसमें दायरे में अगर आपकी फसल है और अगर आपकी पॉली हाउस नहीं है तो आप एक ग्रीन नेट लगा के आप इसको कम तापमान से बचा सकते हैं। हल्की सिंचाई इन पौधों में देते रहें, वृद्धि कारक लगाएं, और जो डैमेज या डेड पार्ट है उसको आप हो सके तो मतलब चूट कर या तोड़ कर आप उसको अलग कर दें, ताकि इससे और सेकेंडरी इन्फेक्शन, कई बार देखा गया है जिन पत्तों में फ्रॉस्ट से नुकसान होता है उसके बाद में कई फफूंद जनित बीमारियां और कई जीवाणु जनित जो बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। मृदा की जांच कराएं, हो सकता है किसी पोषक तत्व की कमी भी इसमें हो सकती है। जी, बहुत सारे सुझाव मिले यहाँ पर चंदन जी। हम उम्मीद करते हैं कि इन पर आप अमल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। मुकेश स्वामी जी श्री गंगानगर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैं गंगानगर के अंदर हूँ, यहाँ पे सर्दी कुछ ज्यादा है, तो ये मशरूम की खेती शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक तो है। इसके लिए कौन सा महीना और कौन सा कितना टेम्परेचर चाहिए? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा बताएं, आपने बताया था किसी भी मौसम में मशरूम की खेती की जा सकती है, लेकिन जहां पर मशरूम उत्पादन करते हैं वहां पर तापमान कितना होना चाहिए? कई तरह के मशरूम है जिनकी खेती अलग अलग तापमान के ऊपर होती है। जी। भारतवर्ष में मैंने बताया कि 5 मशरूम है जिनको कमर्शियली हम ग्रो कर रहे हैं। बटन मशरूम जो कि सबसे लोकप्रिय है भारतवर्ष में, उसकी खेती सर्दियों में होती है और जिस तापमान के ऊपर मशरूम निकलता है 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है उसके लिए, फसल उगाने के लिए। हालांकि जब उसका बीज फैलता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। दूसरी जो एक बहुत लोकप्रिय फसल है हमारी, वो ढिंगरी मशरूम है, वाइस्टर मशरूम। लगभग 17% जो है उसका उत्पादन भारतवर्ष में होता है। उसमें हमारे पास अलग अलग प्रजातियां हैं।
एक प्रजाति हम 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर सकते हैं और एक ऐसी प्रजाति है उसी में ही उसी मशरूम में जैसे 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियों में फिर हम मिल्की मशरूम या पेडिस्टा मशरूम, पुआल वाला मशरूम ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मौसम में हमारे पास उस विशेष मशरूम का चयन करके अलग अलग मौसम में हम मशरूम जो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय बटन मशरूम है और इसकी खेती सर्दियों में वहाँ पे आराम से हो सकती है। बिल्कुल मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम के जरिए अगला सवाल हमें मिला है, उसे यहाँ पे शामिल करते हैं। आशुतोष सविता जी ने इटावा उत्तर प्रदेश से ये सवाल पूछा है कि सरसों को पाले से कैसे बचाए, जबकि वो इतनी बड़ी है कि स्प्रे करना संभव नहीं है। तो स्प्रे नहीं कर सकते हैं, ऐसे में क्या उपाय है डॉक्टर कपिला जी? देखिए, फसल आपकी शुरू से ही हम बात करते हैं कि सरसों को सबसे अधिक नुकसान होता है क्योंकि इस समय फूल से अब दाने भरने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे फ्रॉस्ट से जो अफेक्टेड है वो बिल्कुल उसमें पानी ही रह जाता है, दाने पूरे मैच्योर नहीं हो पाते और 1-2 दिन के बाद जब तापमान नॉर्मल होता है जब तक ये एकदम काले होके फसल एकदम मर जाती है। स्प्रे की जहां तक बात है, बड़ी फसल में भी स्प्रे किया जा सकता है। पावर स्प्रेयर्स आजकल उपलब्ध हैं, तो आप इनमें से जो हम सल्फर युक्त कंपाउंड जितने थे उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर सुविधा नहीं है तो आप एक हल्की सिंचाई कर दे, ये एक इसमें श्रेष्ठ है। उसके अलावा अगर आप जो थायो यूरिया की हम बात कर रहे थे वो भी अगर आप उपलब्ध करा दें तो पौधे को इसमें रोबस्टनेस आती है। और चूंकि आप हमेशा से अगर सरसों लेते आए हैं तो सरसों में पाले के प्रति प्रतिरोधक कुछ किस्में हैं, जिसमें स्वर्ण ज्योति है या आरजीएन 13 एक किस्म है, आरजीएन 48 एक किस्म है, उसके अलावा RH 819 और RH 739, इन 5 किस्मों में से अगर आप किसी का चयन करते हैं तो आपकी फसल में पाले का प्रभाव नहीं होगा। खड़ी फसल में स्प्रे संभव नहीं है तो हल्की सिंचाई दें। और जो हम बात करेंगे कि आप बड़ी फसलों के लिए, लंबी फसलों के लिए एक परमानेंट विंड ब्रेक भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि सफेदा की आप एक प्लांटेशन कर सकते हैं क्योंकि उत्तरी और इसमें पश्चिमी क्षेत्रों से ही दिशा से ही इसमें ठंडी हवाएं आती है जी। तो ये आप कुछ इसमें उपाय कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो आशुतोष जी जाना आपने कि क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अगला सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए हमें सवाल प्राप्त हुआ है। ये सवाल पूछा है प्रकाश वर्मा जी ने। इनका सवाल ये है कि बताएं मशरूम क्या हमारे यहाँ पर खेती इसकी हो सकती है या नहीं, और इसका प्रशिक्षण झारखंड में कहाँ मिलेगा? जी डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? झारखंड में रांची में हमारा एक एक्रिव सेंटर वहां पे स्थित है, जो अखिल भारतीय आसमान विद्युत अनुसंधान परियोजना का एक केंद्र है, वहां पे स्थित है। वहां से ले सकते हैं, जो इनका नजदीकी है। लेकिन अगर आपने कोई और कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन से प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो जैसे मैंने कहा कि हमारे समय समय पे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं, तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। और वहाँ पे झारखंड में भी वेस्टर्न मशरूम का उत्पादन सबसे अच्छा वहाँ पे हो सकता है क्योंकि कई तरह के मशरूम है और जो सबस्ट्रेट जिसके ऊपर मशरूम की खेती करते हैं वो भी वहाँ पे, क्योंकि इसके लिए जो विशेष खाद है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, जो भी सबस्ट्रेट उपलब्ध होता है उसके ऊपर हम इसकी खेती कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर शामिल हो गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुमेध सिंह जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। सुमेध जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुमेध जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक ईमेल है, ये सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। ये सवाल पूछा है सोबरन शर्मा जी ने ग्वालियर से। इनका सवाल ये है कि हमारी मटर की फसल 70 दिन की है, अभी फूल आ रहा है, 55 दिन पर पानी दिया है, खेत में पर्याप्त नमी है, पाले से बचाव कैसे करें? देखिए, ये क्योंकि सब्जी वाली फसल है, फूल आना है, अभी फूल के बाद में फली बनेगी, तो ये इसमें एक तो खुद ही पौधों में नमी की जो है मात्रा बहुत अधिक होती है और इसीलिए इसमें पाले का सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आप कह रहे हैं कि आप इसमें सिंचाई नहीं देना चाहते, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो जो खेत के साइडों में जो चैनल्स हैं
उसमें आप पानी भर के रखें, उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है और खेत के अंदर का तापमान जो है वो बहुत अधिक कम नहीं होगा। खेत के चुनाव से ही आप ध्यान रखें, बहुत अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में जो आपकी सेंसिटिव फसलें हैं जैसे कि सब्जी वाली या फल वाली फसलें हैं उन्हें ना लें, क्योंकि इसमें हवा का निकास जो है वो नहीं हो पाता। इसमें जो डायरेक्शन है सोइंग का डायरेक्शन वो भी साउथवर्ड्स होना चाहिए, दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, ताकि जब भी आसमान साफ हो तो सूरज का प्रकाश आपके पौधों को पर्याप्त रूप से मिले। हम बात कर रहे थे कि ग्रीन नेट अगर पॉसिबल हो या पॉली हाउस में अगर आप लगा सकें या लो टनल में, तो इन फसलों के लिए सबसे अच्छा है। खुले खेत में आप एक ग्रीन नेट जो है वो आप लगा सकते हैं और लगातार इसका इस तरह की समस्या देखी गई है तो आप एक परमानेंट विंड ब्रेक भी लगा सकते हैं, जो जैविक और अजैविक दोनों, या तो आप लंबे पौधे या पेड़ लगा सकते हैं या एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। और कुछ स्प्रेज जो हमने प्रिकॉशनरी बताए हैं जिससे थोड़ा सा पौधा रॉबस्ट रहता है, मजबूती मिलती है उसको, तो पाले का नुकसान इस तरह से कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुब्रन जी, जाना आपने कि किस तरह से आप अपनी जो मटर की फसल है इसे पाले से बचा सकते हैं। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों को पाले से बचाओ और इसके साथ ही मशरूम की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछा है ईमेल के जरिए प्रमोद जी ने, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल यह है कि आलू में पाले से बचने के लिए क्या स्प्रे करें, और इसके साथ ही इनका सवाल है कि पीजीआर स्प्रे कितने दिनों बाद कर सकते हैं। जी, पीजीआर स्प्रेस की इन्होंने बात की। बहुत ही जागरूक किसान हैं, आप मेरे ख्याल से जानते हैं। हमने भी शुरुआत में कुछ जो वृद्धि कारक हैं उनके बारे में बात की थी। तो साइकोसेल की हम बात कर रहे थे। साइकोसेल, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड या जो जिब्रेलिक एसिड है, इनमें से किसी जो भी आपको वृद्धि कारक मिलता है उसका 0.3% घोल बनाकर आप छिड़क सकते हैं। आलू की फसल में छिड़क सकते हैं। आलू यूजुअली हम अर्थिंग अप करने के बाद में रिजेस पे लेते हैं, तो आप पाले से अगर बचाना है तो आप जो आपके चैनल्स हैं, जो फरोज हैं, उनमें भी आप पानी भर के रख सकते हैं। और सल्फर युक्त जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने डीएसएमओ की बात की, डाइमेथॉक्सी सल्फॉक्साइड, गंधक का अम्ल का 0.1% या थायोयूरिया, इनमें से आपको जो भी उपलब्ध हो आप इसका स्प्रे करें तो एक रोबस्टनेस प्लांट में आती है और पाले से कुछ हद तक आलू की फसल को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं हमारे मेहमान का, डॉक्टर वीपी शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया
हमें कि मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं, तो इन प्रजातियों का चुनाव किस आधार पर किसानों को करना चाहिए ये बताएं। साथ ही कुछ मशरूम ऐसे हैं जिनका जो बाजार भाव है वो ज्यादा रहता है, जिसमें शिटाके मशरूम के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हमें इसके बारे में भी कुछ बताएं। जो मशरूम का चयन है बेसिकली डिपेंड करता है कि मार्केट में किसकी डिमांड है जी। जैसा मैंने पहले कहा कि भारतवर्ष में हम कमर्शियल तौर पे 5 मशरूम की खेती अभी कर रहे हैं, जिसमें 70% योगदान बटर मशरूम का है, 17% वेस्टर्न मशरूम का है, बाकी पेडिस्टा जो पुआल मशरूम है 9% उसका है, मिल्की मशरूम दक्षिण भारत में वो लोकप्रिय है 3% और 1% लगभग शिटाके मशरूम का है। जो चयन है मार्केट में किस मशरूम की, जैसे अगर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो जो वेस्टर्न मशरूम है वो बहुत लोकप्रिय है जी। तमिलनाडु या दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मिल्की मशरूम काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा जैसे राज्य में पेडिस्टा मशरूम बहुत लोकप्रिय है और उत्तरी भारत में और महाराष्ट्र में बटर मशरूम की ज्यादा लोकप्रियता है। तो नंबर 1 तो कहाँ पे आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं उसको देखिए। और जो शिटाके की आपने बात की, शिटाके मशरूम दुनिया का सबसे नंबर 1 मशरूम है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारतवर्ष में पिछले 3-4 सालों से लोग जो किसान भाई हैं इसकी ओर काफी आकर्षित हुए हैं और खासकर जब हमारे निदेशालय ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। पहले जो इसका जो उत्पादन होता था लगभग 3 महीने बाद पहला फसल का तुड़ान हमें मिलता था, लेकिन हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिस तकनीक में हम 45 दिन बाद पहला तुड़ान लेते हैं। तो किसान भाइयों को लगभग 1.5 महीने का जो है उसमें समय बचत होती है और जो फसल है बहुत जल्दी हो जाती है उससे तैयार, और जो बाजार भाव है इसका काफी ज्यादा मिलता है। तो उस तकनीक के आने के बाद काफी किसान भाई इस मशरूम की ओर आकर्षित हुए हैं और कुछ एक स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर का राज्य है, वहां पे एक जापान के साथ मिलकर के एक एजेंसी काम कर रही है। ये दोनों एजेंसी भारतवर्ष और जापान की एक एजेंसी मिलकर के काम कर रहे हैं और शिटाके मशरूम के जो प्रमोशन है उसके लिए काम किया जा रहा है और कई बड़े बड़े यूनिट जो हैं शिटाके मशरूम के भारतवर्ष में इन राज्यों में लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और चने की फसल से जुड़े हुए 2 सवाल हमारे पास पहुंचे हैं, इन्हें ले लेते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए सवाल भेजा है दिनेश जाधव जी ने और इनका सवाल यह है कि चने की फसल फूल की अवस्था में है, उसे पाले से कैसे बचाएं। और दूसरा सवाल भेजा है सदन बघेल मंडई जी ने बालाघाट मध्य प्रदेश से ईमेल के जरिए। इनका सवाल ये है कि कृपया बताएं कि हमारे खेत में चने की पत्ती पीली पड़ रही है, क्या उपाय करें। देखिए चने की जो फसल है उसमें पत्ती पीली पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। नमी की कमी हो सकता है या पोषक तत्वों की कमी हो सकता है। उसके अलावा एक उकटा या विल्ट जिसको हम बोलते हैं वो एक बहुत ही कॉमन डिजीज है इसमें चना में। तो ये एक फफूंद जनित बीमारी है और इसको फिर हम मतलब कि किसी भी फफूंद जनित उससे हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर पाले का जहां तक संभावना है तो फूल पड़ने की अवस्था, जब फूल आने लगते हैं वो एक सेंसिटिव स्टेज है। तो जितने भी हमने विकल्प बताए, जिसमें कुछ स्प्रेज के बारे में भी हमने बात की, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 1 या 2 दिन पाला पड़ने के बाद में ज्यादातर तापमान वापस सामान्य हो जाता है। उस समय भी पौधे का रखरखाव और देखभाल बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें आप जैसे मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम नाम का जो 2 फफूंदनाशक है उनकी आप 1-1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल के, और एक वेलिडोमाइसिन नाम का भी एक रसायन है जिसके अंदर एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन तीनों ही मात्रा को लेकर आप करीब 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा इनकी घोल के प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो जो नुकसान पाले से हुआ भी है उसको भी कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर सकते हैं। उसमें जो वृद्धि कारक है, और क्योंकि अगर चने की बात करें तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर कहीं नुकसान भी हुआ है तो इन स्प्रेज को करने के बाद में मृदा की जांच के आधार पर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रेज भी कर सकते हैं जिसके अंदर जिंक, मैग्नीज, आयरन और बोरोन इनका एक मिक्सचर भी आता है, मल्टी न्यूट्रिएंट मिक्सचर भी कहते हैं। उसकी करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप छिड़काव करें तो आपको फसल को रिकूप करने में बहुत ही मदद मिलती है। जी आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वीपी शर्मा आपसे जानना चाहूंगी कि आप किसानों को मशरूम की खेती जो कर रहे हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे सफलता हासिल करने के लिए, किन खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे लगता है अंत में मशरूम की खेती करने के लिए एक बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी किसान मशरूम की खेती पहली बार किसी नई जगह पे एक ताजे सबस्ट्रेट के ऊपर खेती करता है तो उसे 100% जो है सफलता मिलती है। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन आगे बढ़ता है
साल बीतने शुरू होते हैं, कई फसलें उगाता है, तो वहां पे कई तरह की बीमारियां, कीड़े मकोड़े वहां पे लग जाते हैं, जो कि असावधानी की वजह से होता है। कीड़े मकोड़े वहां पे पनप जाते हैं, बीमारियां पनप जाती है और उत्पादन एकदम बंद हो जाता है। जी। तो शुरू से लेके हर फसल को एक नई फसल के रूप में वो शुरू करे, जहां पे ग्रो करता है वहां पे पूरी हाइजीन बरते, साफ सफाई का ध्यान रखें, खाद को पक्के फर्श के ऊपर बनाएं, जो भी उसके लिए सबस्ट्रेट यूज करा हो ताजे होने चाहिए। मशरूम के अंदर आना जाना एक लिमिटेड लोगों का हो, ऐसा नहीं कि दरवाजे खुले हैं, जालियां खिड़कियां खुली हैं, इस तरह का वो साफ देने पड़ते हैं। और जब खाद की फसल खत्म हो जाती है तो जो सबस्ट्रेट बचता है, क्योंकि वो भी काम की चीज होती है और बेकार चीज नहीं होती, इसमें मशरूम इज जीरो वेस्ट इंडस्ट्री बेसिकली, उसका दूर एक भंडारण करें, उसको खेतों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करें और ऑर्गेनिक खेती को। डॉक्टर वीपी शर्मा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें आज मशरूम की खेती के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद जी। और इसी के साथ ही आज आपने जाना मशरूम की खेती के बारे में और पाले से बचाव के बारे में भी। डॉक्टर कपिला शेखावत, आपने भी पाले से बचाव के लिए बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें इस कार्यक्रम में दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में और चलते चलते आपको बता दें अगले विषय के बारे में। जी हां, सोमवार को हेलो किसान कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाएगा वो किन विषयों पर होगा ये हम आपको बता देते हैं। तो अगला जो विषय रहेगा वो रहेगा कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार और इसके अलावा अनानास की खेती। तो लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप अपने सवाल पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी आप हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पर जरूर इनके साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम की जानकारी भी मिलती रहेगी, अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान के जो कॉल सेंटर नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके लिए होती है। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे जिसमें आप हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।